Hello friends, join our new Telegram channel, Powerful Option for Index and Stock Options, and don't forget to subscribe our YouTube channel to get latest videos. हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम भारतीय एयरटेल के बारे में बात करेंगे। हम दोस्तों चार्ट पे देखेंगे कि ये स्टॉक में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है और ये स्टॉक यहाँ से ये प्राइस से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और कहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हम उसमें बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ हम चार्ट के थ्रू देखेंगे और उसके बाद दोस्तों हम उसके कुछ फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि स्टॉक्स कैसा है, आगे आने वाला टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा, या उसके बैलेंस शीट, कैश फ्लो, या सब चीजें, स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, ये सब चीजें कैसी है और कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं, वो सब चीजें दोस्तों देखेंगे। कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा उसका, चीजें कैसी है। फिर दोस्तों डिसाइड तो आपको ये करना है कि आपको बाय करना है, सेल करना है, कि ट्रेड करना है, कि कुछ भी करना है। तो दोस्तों वो डिसीजन आपका ही रहेगा, बट मैं आपको यहाँ पर हेल्प करूंगा चीजें समझने के लिए कि इसमें क्या चीजें हो सकती है आगे जाके और क्या पॉसिबिलिटी होगी दोस्तों। तो वो सब चीजें हम पहले टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल्स पे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो जैसे मैंने भारतीय एयरटेल का यहाँ पर ये डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट ले लिया यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं एक चीज हम, कि यहाँ पर देखो, उसने 18 फरवरी, 19 फरवरी के अराउंड उसने एक हाई बनाया था, ये वाला। उसके बाद दोस्तों उसने 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक हाई सेम बनाया, 568, 69 का सेम हाई बनाया, और वहां से हमको रिजेक्ट होता हुआ शेयर दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों वो वैसे पॉजिटिव ही दिख रहा है। यहाँ पर आप ट्रेंड में ही शेयर है, देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म से देखो आप, तो कंटिन्यूस वो ट्रेंड में है। यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, डिक्लाइन हुआ, जो कोरोना की वजह से बहुत, वो पेंडेमिक की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे, ये बहुत डिक्लाइन हुआ। उसके बाद दोस्तों वापस उसने मोमेंटम पकड़ ली और सेम हाई यहाँ 2-3 दिन पहले ही उसने लगाता हुआ दिखा हमको। और यहाँ से हम क्या करेंगे और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो सब हम इसमें देखते हैं दोस्तों। चलो, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये जो प्रीवियस हाई लगाया था, यहाँ पर एक बना लेता हूँ लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। जो प्रीवियस हाई उसका एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ से जो हाई लगाया था 52 वीक हाई था, और यहाँ पर उसने सेम वो हाई लगा के यहाँ से स्टॉक नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज होगी वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो स्टॉक की पैटर्न क्या थी। यहाँ पर पैटर्न समझते हैं कि कैसे ट्रेड कर रहा था ये। यहाँ से ऊपर गया स्टॉक्स, फिर यहाँ पर एक फ्लैग बनाता हुआ दिखा आपको, ठीक है। फिर फ्लैग थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ, फिर फ्लैग ब्रेकआउट करके उसने फिर 52 वीक हाई को टच किया, और यहाँ से वो वहां से वापस वो डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कौन से बन सकती है, देखो एक तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि ये जो 52 वीक हाई के नजदीक पे यहाँ पर स्टॉक्स और कंसोलिडेशन होगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टॉक्स, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, और यहाँ पर लोगों को स्टॉक्स को दिया जाएगा। दैट मीन्स बड़े बड़े जो लोग हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही खत्म होगा स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है किसी भी टाइम पे, ओके। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और ये अगर कंसोलिडेटेड जोन है, कंसोलिडेशन वाला जोन है दोस्तों यहाँ पर, तो समझो कि स्टॉक यहाँ पर थोड़ा और कंसोलिडेशन होगा, ऐसा ऊपर नीचे करके ये रेंज, एक रेंज बनाता हुआ दिखेगा, और फिर धीरे धीरे करके वो ब्रेक करके निकलेगा ऊपर, नया हाई बनाता जाएगा, ओके। क्योंकि ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी ये स्टॉक थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि 52 वीक के हाई नजदीक पे वो ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसमें अप ट्रेंड तो है ही, वो तो हमको मानना ही पड़ेगा कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस अभी दिख रही है इस स्टॉक में। बहुत लोगों का चाहिए स्टॉक बना हुआ है आजकल भारतीय एयरटेल, और लोग काफी अच्छे से उसमें ट्रेड भी कर रहे हैं, और 52 वीक हाई बनाता जा रहा है ये स्टॉक, ओके। तो एक पॉसिबिलिटी क्या बोले मैंने, एक यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। अगर कंसोलिडेशन फेज होता है ये, तो यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेट होते हुए वो एक बार ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट करके यहाँ से फिर ऊपर धीरे धीरे निकलेगा, ओके। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज है ये, तो यहाँ से धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको जो बड़े ऑपरेटर और बड़े लोग हैं वो, और यहाँ से धीरे धीरे करके आपको सब माल फैला के यहाँ से वो लोग निकल जाएंगे, ओके। तो स्टॉक यहाँ से वापस एक बार डाउन ट्रेंड में आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। यहाँ पर अगर देखते हो आप,
ये देखो चीज यहाँ तक, मैं इसको अगर ये स्टॉक दोस्तों 475 480 तक आता है तो मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। ये दोस्तों मेरा एनालिसिस है। अभी ये स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो अब तो मैं सोच नहीं रहा हूँ उसको बाय करने के लिए या इन्वेस्टमेंट में रखने के लिए। बट अगर इन्वेस्टमेंट मुझे करना है तो मैं 475 480 के प्राइस पे मैं उसको मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए कुछ बाइंग कर सकता हूँ वहां पर। अभी तो बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों। फंडामेंटल की बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्यों एक्सपेंसिव है, ये सब क्या चीजें है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी दोस्तों ये बनी। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या है। यहाँ पर जैसे उसने पैटर्न बना के यहाँ पर फ्लैग एंड पोल वाली पैटर्न दिख रही थी, फिर से दोस्तों यहाँ पर सेम पैटर्न बना सकता है ये स्टॉक। यहाँ से फिर से ऐसे ऊपर नीचे करके फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर ब्रेक आउट करके ऊपर निकल सकता है ऐसे करके। ओके, ये दूसरी पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। ये भी एक है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा। अगर कंसोलिडेशन होगा तो ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज है तो यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आएगा और ये फ्लैग एंड पुल पैटर्न बना सकता है जैसे ऐसे मैंने ड्रॉ किया वैसे। और वो भी अगर कंसोलिडेशन रहा वहां पर लोगों ने और एक्यूमुलेट करना चाहा तो स्टॉक यहाँ से वापस एक बार ऊपर के जन्ने आपको दिखाएगा दोस्तों। तो ये चीजें तीसरी दोस्तों पॉसिबिलिटीज ये बन रही थी, बट ये अप ट्रेंड में ये चीज काम नहीं करती है, क्योंकि ये जो पैटर्न है यहाँ पर अगर मैं एक पैटर्न ड्रॉ करना चाहूंगा, देखो ऐसे करके। ओके, तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन सकती है, बट दोस्तों अप ट्रेंड में कप एंड हैंडल पैटर्न रिवर्स बनेगी तो काम करेगी। ये दोस्तों सही बन रही है, ऊपर से ऐसे बनने चाहिए, ऐसे ऊपर पर हैंडल बनती तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न मानी जाती। बट ये अप ट्रेंड में सही पैटर्न बन रही है, मतलब यूनिवर्सल नहीं है। तो दोस्तों ये शायद काम ना करे, क्योंकि हर पैटर्न हर जगह पे काम नहीं करती है। एक ट्रेंड होना चाहिए और उसके बाद चीजें कहाँ और कैसे बन रही है वो भी बहुत मायने रखती है चीजें। कप एंड हैंडल अप ट्रेंड में कप एंड हैंडल ऊपर बनती है ऐसे करके, मैंने जैसे ऊपर ड्रॉ किया वैसे, तो ट्रेंड रिवर्सल होता है और यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आने का चांसेस था। बट ये ऐसे बना, तो यहाँ से अगर स्टॉक ऐसा भी करता है दोस्तों तो वो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि वो काम करेगा। बट अगर ऐसा ही करना है उसको, तो मैंने जैसे बताया आपको ये चीज काम कर सकती है कि यहाँ से फिर ब्रेकआउट देके यहाँ पर बाय कर सकते हो आप। समझ गए कि अगर उसको ऐसा ही करना है, कप एंड हैंडल बनाना है, तो बेटर कि हम ये चीज देखेंगे इसमें, ये वाली चीज कि यहाँ से एक फ्लैग ऐसा बनाए। ओके, और फ्लैग को जब ब्रेकआउट दे इधर, तो इधर से हम ये इसका नीचे का लो लगा के ये वाला यहाँ से हम बाय कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जा सकता है स्टॉक ऐसा करके। बट ये अप ट्रेंड में सेम कप एंड हैंडल काम नहीं करती है। अप ट्रेंड में ऊपर से अगर नीचे आती तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता। ओके, दिस इज नॉट द कंटिन्यूएशन पैटर्न, ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करती है, वो कैसे बन रही है वो भी बहुत डिपेंड कर रहा है। ओके दोस्तों, तो ये चीज थी इसमें, तो आपको चीज ध्यान में क्या रखनी है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो दोस्तों तो ये लाइन याद रखो आप, 475 480 की लाइन, यहाँ पर आप थोड़े ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ से आपको कुछ भी बुलिश सिग्नल मिलता है कि स्टॉक से यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ आके अगर धीरे धीरे करके इधर आता है और रिवर्स होता है, तो यहाँ पर आप ऐड करो अपने पोर्टफोलियो में। और इसको ब्रेक करता है तो फिर वेट करो, फिर ये लेवल सीधा आएगा, आपको और सस्ता स्टॉक्स मिल सकता है। बट दोस्तों मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है ये, अप ट्रेंड में है स्टॉक, कभी भी ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे सकता है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटी बताई कि फ्लैग बनेगा एक, या फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा एक बार और फिर ऊपर निकल सकता है, या फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नीचे भी आ सकता है दोस्तों। नो वन नोज व्हाट विल हैपन, तो हमको इसमें ध्यान रखना है कि चीजें कैसे होगी और उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना है। ओके, तो दोस्तों चलो हम जाते हैं फंडामेंटल पे, एक कंपनी क्या कर रही है और कैसा उसका बैलेंस शीट है, कैश फ्लो कैसा है और परफॉर्मेंस कैसा रहा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोस्तों ये आपको पता है टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक सेक्टर में आती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है ये। मार्केट कैप दोस्तों 3 लाख करोड़ के ऊपर है। और ये दोस्तों अभी अभी इसने निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में लार्ज कैप में उसने एंट्री ले ली है। 10वें नंबर पे आ गया ये स्टॉक। टॉप 10 जो निफ्टी के लार्ज कैप है उसमें इसका नाम दोस्तों जुड़ गया एयरटेल का। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उसका शेयर काफी टाइम से दोस्तों बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में था और शेयर की वैल्यू बढ़ी, तो दोस्तों उसका मार्केट कैप में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी दिखी है और वो टॉप 10 में आ गया है दोस्तों यहाँ पर पी देखो उसका 63.21, दैट मींस कंपनी ये प्राइस पे मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। ये प्राइस पे दोस्तों लेना मेरे लिए, मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, आपका व्यू अलग हो सकता है, बट पी बहुत ही ज्यादा है 63।
तो बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने आपको जैसे बोला कि 475 480 पे मैं सोच सकता हूँ इसको लेने के लिए। उससे पहले तो दोस्तों मैं 1 रुपया इसमें नहीं डाल सकता, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। 470 आएगा तो मैं सोचूंगा वहां पर कैसा वहां पर सिग्नल मिलता है। ऐसा नहीं कि 470 आया तो मैं एंट्री मार लूंगा। मैंने जैसे आपको बताया टेक्निकल पे कि 470 के बाद वहां पर देखना है कि वो कैसे बिहेव करता है प्राइस। अगर वो भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगता है तो और नीचे जाएगा, जैसा मैंने आपको लेवल बताए थे वहां। ओके दोस्तों, इंडस्ट्री पे यहाँ पर उसका नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस ये सेगमेंट की जितनी भी कंपनी है दोस्तों, रिलायंस जियो को छोड़ के सब कंपनी लॉस मेकिंग है। तो दोस्तों उसका इंडस्ट्री पी कैलकुलेट नहीं हुआ है। आप MTNL, BSNL, टाटा टेली सर्विस, टाटा कम्युनिकेशन सब देख लो, आरकॉम सब दोस्तों लॉस मेकिंग है, तो उसका इंडस्ट्री पी कैलकुलेट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने दिखाया नहीं है। डिविडेंड दोस्तों 0 है। दोस्तों डेट इक्विटी यहाँ पर थोड़ी चिंता की बात है कि डेट इक्विटी 1.57 है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, बट दोस्तों अगेन प्राइस टू बुक वैल्यू भी रेशियो देखें हम, पीबी रेशियो, तो ये बहुत ही ज्यादा है। पीबी रेशियो अगर 1 के नजदीक पे होता, 1 या 1 से कम होता या 1 से थोड़ा ऊपर, तो दोस्तों हम कंसिडर कर सकते थे कि इसका जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल ट्रेंड है दोस्तों, वो हम वो समझ सकते थे कि अच्छा है। बट पीबी रेशियो बहुत ज्यादा है ये मेरे हिसाब से 4.32, तो ये थोड़ी चिंता की बात है। कंटिन्यूस दोस्तों उसको पैसे की वहां पर प्रॉब्लम दिख रही है, कंपनी को कैश में या बोरोइंग्स बढ़ रहा है, ऐसा कुछ तो होगा, इसलिए दोस्तों प्राइस टू बुक रेशियो उसका यहाँ पर ज्यादा दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे आगे कि इसमें क्या। अच्छा दोस्तों देख लो यहाँ पर 1 ईयर रिटर्न दोस्तों उसने 64% दिया है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी अगर देखो 65% रिटर्न, मतलब दोस्तों बहुत ही सही कंपनी है इन्वेस्टर के लिए, जो इन्वेस्टर की बहुत फेवरेट कंपनी है। बट फिलहाल वो एक्सपेंसिव हो गई है, तो यहाँ पर हम उसमें पैसे नहीं डाल सकते। ओके कंपनी दोस्तों नो डाउट अच्छी है, क्योंकि ये सेक्टर में सिर्फ 2 ही कंपटीटर है, एक रिलायंस जियो और एक एयरटेल, 2 ही कंपटीटर है। तो दोस्तों ऑब्वियसली बेनिफिट दोनों को अच्छा ही मिलेगा बराबर का। सेंसेक्स को दोस्तों उसने 85% आउट परफॉर्म किया है यहाँ पर देखो। और अगर हम रिस्क की बात करेंगे दोस्तों, तो मीडियम रिस्क हाई रिटर्न कंपनी है ये, लो बीटा स्टॉक्स है, मतलब आपको अगर इसमें भी रिस्क दोस्तों कम है इसमें। ओके अब दोस्तों देखते हैं बैलेंस शीट। देखो यहाँ पर उसका रिजल्ट दोस्तों 20 का अभी शायद आया नहीं है, मुझे वो वेबसाइट पे मिला नहीं, मैंने सर्च किया, तो मैं आपको बैलेंस शीट की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो बैलेंस शीट में दोस्तों चिंता की बात मैंने आपको बोली थी कि प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा है, तो दोस्तों ये देखो बोरोइंग्स दोस्तों उसके कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 97,000 करोड़ थे, यहाँ पर 1,18,000 करोड़ 21% से दोस्तों उसके बोरोइंग्स बढ़े, तो ये चिंता की बात है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अगर देखते हैं तो दोस्तों उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर देखो 11-12% से। उसके सामने अगर फिक्स्ड एसेट देखते हैं तो दोस्तों उसमें 8-9% की बढ़ोतरी हुई है, वो एक सही बात है। बट उसके सामने दोस्तों लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड बोरोइंग्स बहुत ही ज्यादा है। ओके करंट एसेट में भी दोस्तों 1.77% की कमी है। ये कैश फ्लो देख लेते हैं दोस्तों, ये भी एक चिंता की बात है। यहाँ पर कंटिन्यूसली देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो दोस्तों कंटिन्यूसली 4 साल का जो कैश फ्लो देखो, यहाँ पर 34% से दोस्तों उसका वो हुआ है, कम हुआ है, कैश फ्लो नेगेटिव में है। यहाँ पर देखो 15 से लेके 16, 17, 18, 19, तो इस यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव आया 34% से। तो ये भी चिंता की बात है कि जो उसका प्रीवियस मार्च क्वार्टर में 2018 में 5.57% से बढ़ा था 17 से कंपेयर में, तो 19 में दोस्तों 34% से उसका ज्यादा हुआ है। तो ये चिंता की बात है कि कैश फ्लो भी नेगेटिव में दोस्तों जा रहा है इसका। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। इसमें देखो प्रमोटर के पास 59% शेयर है, म्यूचुअल फंड के पास 10% है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.72 तकरीबन 4.5%, 20% FII के पास है, NII के पास 6.16%, अदर DII के पास 0.7% है। दोस्तों एक अच्छी बात यह भी है कि उन्होंने किसी भी 0% उनके प्लेस शेयर है इनके पास, तो ये कंपनी को ऐसी नौबत नहीं आई अभी तक कि कंपनी के शेयर को प्लेस करना पड़े। कंपनी फिर भी मैंने जैसे बोला आपको कि कंपटीटर इसमें 2 ही है, तो दोनों को बराबरी का दोस्तों फायदा मिलता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने दोस्तों 38 स्कीम में 10% का उनका होल्ड है, जैसे हमने यहाँ पर बात की 10% का होल्ड।
ओके, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है दोस्तों, तकरीबन 3.64% उनका वहां पर शेयर है उनका। बट अगेन एक चीज है यहाँ पर चिंता की विषय है कि मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ, ऐसे चिंता का सब्जेक्ट तो नहीं है दोस्तों, ये प्रमोटर ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट ऐसे अच्छी कंपनी में प्रमोटर्स के शेयर दोस्तों कंटिन्यूसली वो उनका स्टैक कम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 4.25% से उन्होंने कम किया है दिसंबर 19 के क्वार्टर से जनवरी 20 में देखोगे तो उन्होंने उनका स्टेक दोस्तों कम किया हुआ है, जबकि FII ने 3% से बढ़ाया हुआ है। बट प्रमोटर जब उनका स्टेक कम करता है दोस्तों तो एक चीज सोचने वाली होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, बट नो डाउट कंपनी अगेन अच्छी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कंपनी दोस्तों अच्छी है, बट अभी फिलहाल एक्सपेंसिव है, तो वी विल वेट फॉर द राइट टाइम। 470 आएगा वहां पर प्राइस देखेंगे, अगर उसके नीचे आता है तो और सही हमारे लिए। अगर फॉर एग्जांपल 450 पे 430 पे मिलता है तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है फिर तो बात। ओके, तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर अब स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो यहाँ स्ट्रेंथ में देखो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों याद रखना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है उसका, एक अच्छी बात है। बुक वैल्यू पर शेयर होल्डिंग इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, मतलब जो बुक वैल्यू वो भी इम्प्रूव हो रही है। FII FPI जैसे मैंने बताया कि उन्होंने 3% से उनका स्टैक इंक्रीज किया है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि गिरते हुए इतने नेगेटिव मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में ये स्टॉक्स 52 वीक हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखो नियर 52 वीक हाई। ओके, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर, मतलब लास्ट 4 क्वार्टर में रेवेन्यू को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, हर क्वार्टर में उसका रेवेन्यू अच्छा दिख रहा है। कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्ले, जो मैंने जैसे आपको उसमें बताया था शेयर होल्डिंग पैटर्न में। ओके, अब दोस्तों उसकी वीकनेस भी देख लेते हैं कि उसमें क्या है। देखो कंपनीज विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर दोस्तों कॉस्ट उसकी बढ़ रही है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, तो ये एक उसके प्रॉफिट पे सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है दोस्तों नेट प्रॉफिट पे सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है वो। ओके, नेगेटिव ब्रेकडाउन फर्स्ट सपोर्ट, दैट मीन्स कि ट्रेंड लाइन दोस्तों वहां पर है, वो ब्रेक हो रही है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ यहाँ वो। इसके बाद इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल जनरेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल जितना लगाया है उसकी दोस्तों प्रॉपर एफिशिएंसी उनको नहीं दिख रही है। डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 ईयर, मतलब जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है कंपनी में उसके हिसाब से वो प्रॉपर उसका यूज नहीं कर पा रहा है, एफिशिएंसी उनको नहीं मिल रही है। ओके, इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट भी डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर, ये भी एक उसका वीकनेस है दोस्तों। डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका मार्जिन बढ़ रहा है, बट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी उसका कम हो रहा है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, जैसे कैश फ्लो को मैंने बात की कि मतलब लास्ट 4-5 साल में सबसे ज्यादा कैश नेगेटिव कैश फ्लो इस बार आया है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू द अर्निंग्स, दोस्तों ये एक रेड फ्लैग है, मतलब एक बड़ी बात है कि उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है कंपेयर टू अर्निंग्स वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा है इसका, तो इतना नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट दोस्तों कम होना चाहिए अर्निंग्स के कंपेयर में, बट इसका ज्यादा है, तो ये भी एक चिंता की बात हो सकती है। प्रमोटर होल्डिंग्स डिक्रीज बाय मोर देन 2% इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि 3% से उन्होंने कम किया है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर, रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर, डिक्लाइनिंग इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, जैसे यहाँ पर हमने बात की डिक्लाइनिंग ये वाला, देखो मार्जिन भी कम हुआ तो प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट में भी कमी आई। प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, जैसे यहाँ पर बोला, और मेजर फॉल इन टीटीएम नेट प्रॉफिट, टीटीएम दोस्तों दैट मींस ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ का जो उसका प्रॉफिट है उसमें
बहुत ही मेजर फॉल आया है दोस्तों। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि उसने प्रीवियस क्वार्टर में जो एजीआर का इश्यू था, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था वो भी उन्होंने दिखाया था, तो ये भी रीजन हो सकता है। बट अभी आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट कैसा है और शेयर कैसा परफॉर्म करता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने आपको काफी अच्छा इसके बारे में एनालिसिस बता दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ तक रुक सकते हो और आपको कब उसको उसमें शेयर में इन्वेस्ट करना है। ओके दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।